जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। ये हमारा सबक नंबर 10th क्लास का सबक नंबर 1 का आज दूसरा लेक्चर है। इसमें हम रीडिंग करेंगे और मुश्किल अल्फाज के मायने जो है वो आपको बताए जाएंगे, जो आपने राइट डाउन करने हैं। इसके अलावा जो है वो आपने इक़्तिबास में हम आपको बताऊंगा, जिनको आपने निशान भी लगाना है और आपके स्टार उर्दू नोट्स के अंदर भी जो है वो मौजूद होंगे। आपने उनमें से किसी एक इक़्तिबास को जो है वो उसकी तशरीह करनी है अपने नीट कॉपीज़ के ऊपर। तो आइए आज के सबक का हम आगाज़ करते हैं। सबक का उन्वान मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। सुबह अखबारों में ये ख़बर पढ़कर दिल धक सा रह गया कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का आज सोइम है। यानी कि मुसन्निफ़ ने उनके बारे में ख़बर जो है अखबारों में पढ़ी है और वो बहुत परेशान हैं कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को आज मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं, यानी कि आज उनका सोइम है। खामोश ज़िंदगी खामोश मौत, मिर्ज़ा साहिब की इलालत मिजाज या मर्ज़ुल मौत, इलालत मिजाज या मर्ज़ुल मौत अंडरलाइन कीजिएगा। बीमार होने की हालत या मरने के करीब की इतला इससे पहले कहीं से नहीं मिली। हद ये कि परसों वो रहलत फरमा गए, यानी कि रुखसत हो गए, फोत हो गए, वफ़ात पा गए, अंडरलाइन कीजिएगा। और ये इक़्तिबास जो है वो अहम भी है, यहाँ से यहाँ तक छीन लिया गया और उनके सैकड़ों दोस्तों और कदरदानों को इस सानहे इर्तिहाल, अंडरलाइन कीजिएगा, इस अफसोसनाक हादसे की खबर तक ना हुई। अफसोस, इतना बड़ा साहिब कमाल, यानी कि ऐसा शख्स जिसमें बहुत से खूबियाँ पाई जाएँ, साहिब कमाल कहते हैं उनको, हम में से उठ जाए और उसकी स्नाम हम तक ना पहुँचे, यानी कि उसकी ख़बर तक नहीं हम तक पहुँची। कितने बेखबर हैं हम लोग। ज़िंदा कौमों का ये शौर, ये तरीक़ा नहीं होता कि अपने अहले कमाल से गाफिल हो जाएं। ऐसे लोग जो कमाल रखते हों उनसे हम बिल्कुल गफलत बरत रहें। ऐसी गफलत मुजरमाना होती है। शायद ये हमारी गफलत ही की सज़ा है कि मिर्ज़ा साहिब को यूँ एकाएकी अचानक हमसे छीन लिया गया। बड़ा अहम जुमला है, MCQs की शक्ल में भी आता है नेक्स्ट पैराग्राफ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। आलिम की मौत आलम की मौत होती है। आपने इस क्लास के अंदर इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है जो इराब लगे हों। तो ऐसे अल्फाज जो सबक के अंदर आए जिन पे इराब लगे हों उनको ख़ास तौर पर अंडरलाइन करना है। वो MCQs में भी आ सकते हैं और साथ साथ हमारा ग्रामर का सवाल भी होगा जिसमें से MCQs क्रिएट किए जाएंगे। आलिम की मौत डैश की मौत होती है। आलिम यानी कि एक पूरी दुनिया, पहले वाले का मतलब है एक पढ़ा लिखा शख्स और दूसरे का मतलब है जिस पे ज़बर लगा हुआ है, तो उसका मतलब है कि एक जहाँ, एक अहद, एक अरसा, एक वक्त पूरी, यानी कि इसकी मौत को तस्वुर किया जाता है। अभी हमको इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता कि मिर्ज़ा साहिब के रुखसत हो जाने से हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा। अब उनकी अदम मौजूदगी में, यानी कि अब वो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, उनकी अदम मौजूदगी रह रह कर हमें उनकी याद दिलाएगी और वक्त के साथ उनकी जुदाई का घाव ज़ख्म बढ़ता चला जाएगा। मिर्ज़ा साहिब बहुत ही खामोश काम करने वालों में से थे, यानी इतने खामोश कि ख़ुद उनके ज़माने के अक्सर लोग उनकी इल्मी और अदबी कारनामों से वाकिफ़ नहीं थे। दरअसल ख़ुद मिर्ज़ा साहिब शोहरत के नाम से घबराते थे और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना पसंद नहीं किया। यानी कि वो काम करते थे लेकिन आम तौर पर शो ऑफ नहीं थे, लोगों के दरमियान में नहीं आना चाहते थे, बहुत लोगों को ख़ुद पसंद नहीं थे। काम करते थे सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर। ये बड़ा अहम जुमला है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, अपनी ज़िंदगियों में भी इसको इम्प्लीमेंट करें। काम करते थे सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर। उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती थी कि कोई इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा, इससे जो है वो कोई फ़ायदा मुझे मिलेगा, इसका कोई सिला मिलेगा। नहीं, वो काम करते थे अपनी तस्कीन के लिए, अपने पुरसुकून रहने के लिए। काम करते थे इसलिए कि उन्हें काम करना होता था। तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगियों में भी आनी चाहिए बच्चों। फरमाइशी काम उन्होंने सारी उम्र नहीं किए, यानी किसी के कहने पर कि ये काम कर दें वो नहीं किए, वो काम करते थे।
उन्होंने अब से 55 साल पहले सर अब्दुल कादिर के रिसाले मखज़न में मज़ामीन लिखे, मगर शेख साहिब की फरमाइश पर नहीं, बल्कि जब ख़ुद उनका जी लिखने को चाहा। अब ये चीज़ अगर आप देखें, सर अब्दुल कादिर और उसके ऊपर जो है वो एक नंबर लिखा हुआ, इसको फुट नोट बोलते हैं। ये बाज़ात बोर्ड के पेपर में यहाँ पर भी जो है वो MCQs क्रिएट हो जाता है, तो इसको आपने लाजमी जो है पढ़ना है। अब सर अब्दुल कादिर कौन थे? शेख अब्दुल कादिर मारूफ अदीब और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के गहरे दोस्त थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नया पेज। मिर्ज़ा साहिब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, मिर्ज़ा साहिब पैसे के लिए भी नहीं लिखते थे। पैसे की तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की, बल्कि पैसे के नाम पर वो चिढ़ जाते थे, गुस्सा आ जाता था उन्हें और उन्हें मनाना मुश्किल हो जाता था। लाहौर के अक्सर पब्लिशरों जो प्रिंट करते हैं किताबों को, पब्लिश करते हैं, तो मिर्ज़ा साहिब से किताबें लिखवानी चाहिए और बड़ी बड़ी रकमें पेश की, मगर मिर्ज़ा साहिब ने उन्हें एक लफ्ज़ भी लिख कर नहीं दिया। और जब अपना पहला नावल, अंडरलाइन MCQs, यास्मीन, पहले नावल का नाम क्या है? यास्मीन, अंडरलाइन, लिखा तो अपने शागिर्द को, पब्लिशर को बेमुज़्द, बग़ैर कुछ लिए दिए, बग़ैर कीमत के, बग़ैर कुछ मुआवजे के वो दे दिया। उसके कुछ अरसे के बाद दूसरा नावल, प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का दूसरा नावल MCQs ख्वाब हस्ती, और MCQs ये भी आ सकता है कि ख्वाब हस्ती किसका नावल है, तो प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का लिखा, इससे भी बग़ैर कुछ लिए दिए छपवा दिया। एक पब्लिशर साहिब लाहौर से दिल्ली महज इस गर्ज से गए, महज सिर्फ इस गर्ज से गए कि प्रोफेसर मिर्ज़ा साहिब से नावल लिखवाएंगे। मैंने से मुराद मुसन्निफ़, और प्यारे बच्चों बताइए मुसन्निफ़ कौन है? उम्मीद है कि आपने बता दिया होगा, शाहिद अहमद दहलवी। तो वो कह रहे हैं, मैंने उन्हें समझाया कि मिर्ज़ा साहिब नहीं लिखेंगे, मगर वो बड़े बड़े मुसन्निफ़ों को ख़रीद चुके थे, ना माने, बोले हम उन्हें एक नावल का 1000 रुपया देंगे तो वो क्यों नहीं लिखेंगे। ये वो ज़माना था जब 200-250 रुपये में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता था। चुनांचे मुझे अपने साथ लेकर मिर्ज़ा साहिब की खिदमत में हाजिर हुए, मैंने तारुफ़ कराया, मिर्ज़ा साहिब का माथा टेका, उनको कुछ समझ आ गई कि ये क्या करना चाह रहा है। पब्लिशर साहिब ने छूटते ही फ़ौरन बैठे ही हैं अभी और नावल लिखने की फरमाइश कर दी। मिर्ज़ा साहिब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे, बोले आप मेरे नावल के 5000 देंगे, 10,000 देंगे? मुझे ये मंजूर नहीं कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूँ। 5-10 हज़ार की बात सुनकर तो पब्लिशर साहिब की सीटी गुम हो गई, एकदम चुप लग गई उनको, और 2-4 मिनट पहलू बदल कर रुखसत चाही, कभी इधर कभी उधर, आएँ बाएँ शाएँ किया और कहा जी अच्छा जी मैं चलता हूँ। मिर्ज़ा साहिब उस ज़माने में अपनी मारकतुल आरा किताब, अंडरलाइन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है और MCQs में भी आता है कि मिर्ज़ा साहिब की मारकतुल आरा किताब का नाम बताएं, तो मज़हब और बातनियत, इसको अंडरलाइन कर लें, यानी कि ऐसी किताब जो उस ज़माने की बड़ी ज़बरदस्त एक मार्का कहा जाए और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की किताब हो, जिसे मुकम्मल होने के बाद उनके दोस्त प्रोफेसर ताजुर नजब आबादी, ये फुट नोट लिखा हुआ है जी, आपने नीचे ज़रूर इसको पढ़ना है, इनसे ले गए और लाहौर से वो किताब शाया हुई थी। MCQs क्रिएट होता है जी, मज़हब और बातनियत कहाँ से शाया हुई? लाहौर से। मिर्ज़ा साहिब का वही सिर्फ यही एक इल्मी कारनामा है, मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें छांटी जाएं तो उनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। मिर्ज़ा साहिब दिल्ली के शुरफा के एक मतमूल, अंडरलाइन कीजिएगा, ये पैराग्राफ अहम भी है। मिर्ज़ा साहिब दिल्ली के शुरफा के एक मतमूल ख़ानदान, मतमूल एक मालदार, एक साहिब हैसियत, एक अच्छे ख़ानदान से चश्मो चराग थे, उनसे उनका ताल्लुक़ था। वैसे लफ्ज़ी मायना देखें तो ये एक चश्म आँख को कहते हैं, चिराग रोशनी को, तो मुराद ऐसा चिराग जो आँखों को रोशनी देता है। तो अगर ग्रामर की रूह से देखें तो ये एक मुरक्कब है और मुरक्कब अतफ़ी है, चूँकि इसके दरमियान में आपको वाव नज़र आ रहा है। तो ऐसे अल्फाज जिनके जो वाव या और के साथ आपने एक दूसरे को मिलाएं तो उसको मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। ये बच्चों याद रखना है, ये ग्रामर भी साथ साथ जो है वो हो रही है। तेहरा बेरम ख़ान से आगे बढ़कर, यानी कि बेरम ख़ान का जो
इलाका मोहल्ला था, वहाँ से कुछ आगे बढ़कर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाता है। उसके नुक्कड़ पर मिर्ज़ा साहिब का आबाई मकान है, यानी कि आबाओजदाद वाला। इसी इलाके में सर सैयद अहमद ख़ान का कदीम मकान भी था। सर सैयद से भी मिर्ज़ा साहिब की अजीज़दारी थी और मुंशी ज़काउल्लाह से भी उनकी कुराबतदारी थी। दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। अगर अजीज़दारी लफ्ज़ आएगा तो फिर आपने कहना है सर सैयद से, और अगर कुराबतदारी यानी कि बड़े करीबी ताल्लुक़ था तो फिर आपने मुंशी ज़काउल्लाह ऑप्शन में क्लिक करना है। 50-60 साल पहले दिल्ली के मशहूर मुसलमान शुरफा में अंग्रेज़ी तालीम को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, मगर यानी कि उस ज़माने में अंग्रेज़ी तालीम जो हासिल करता था या अंग्रेज़ी सूट बूट पहनता था तो उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था कि ये जी अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। तो मगर सर सैयद ने मुसलमानों के इस गलत नज़रिए की बहुत कुछ इस्लाह कर दी। उसी ज़माने में दिल्ली के दो नौजवानों ने आला तालीम हासिल करके इल्मी हलकों में नमूद हासिल की। नमूद का मायना नशोनुमा भी है, तरक्की के मायनों में आएगा यहाँ पर। एक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ज़ाहदी थे और दूसरे प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, यानी जिनके बारे में हम ये खाका हम पढ़ रहे हैं उनका। मिर्ज़ा साहिब ने इस सदी के आगाज़ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। अंडरलाइन जी, लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज, जिसका मौजूदा नाम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी भी है लाहौर। उनके उस्तादों में बड़ी अहम बात अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी थे, उनसे जिनसे उनके मुखलसाना ताल्लुकात आखिर दम तक कायम रहे। अंग्रेज़ी अदबियात में एमए की सनद लेने के बाद यानी कि मिर्ज़ा साहिब ने एमए इंग्लिश किया था लिटरेचर में, और मिर्ज़ा साहिब ने 1906-07 में साल 2 साल अलीगढ़ में भी पढ़ाया। ये भी अंडरलाइन कीजिएगा, साल 2 साल कहाँ पढ़ाया? अलीगढ़। साल 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। अगर ये पूछा जाए कि कहाँ प्रोफेसर हुए थे तो फिर आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कहना है। MCQs है जी। पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार मिर्ज़ा साहिब के शागिर्द थे। पितरस और ताज ने भी मिर्ज़ा साहिब से इक्तबा से इल्म किया, यानी कि उनसे इल्म हासिल किया था। बाद में पितरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए थे, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहिब की इल्मियत के आगे अपने आप को हीच यानी कि कमतर समझते थे। मैंने बारहा पितरस को मिर्ज़ा साहिब की खिदमत में हाजिर होते हुए देखा। पितरस को मैंने किसी और का इतना अदब व एहतराम करते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि वाइसराय हिंद का भी जितना वो अपने उस्ताद का इज़्ज़त व एहतराम करते थे। तो आज का जो है लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 था। इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 3 में हम दोबारा से इससे आगे हम रीडिंग करेंगे। होमवर्क मैंने बिल्कुल शुरू में आप लोगों को